हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिलके सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई निम्नलिखित में से कहां प्रारंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग अगर लाना है तो कहां लाया जा सकता है? लोकसभा में, संयुक्त बैठक, संसद के किसी भी सदन या सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने कौशल सतरंग योजना शुरू की है? कौशल सतरंग योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बजाज फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन है? बजाज फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन है? यह है राजीव जैन। राजीव जैन को चुना गया है बजाज फाइनेंस का नया प्रबंध निदेशक। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय कोष शामिल है। भारत में विदेशी विनिमय कोष शामिल है। स्वर्ण, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, एसडीआर या उपर्युक्त सभी। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? किसका है? यह है एल्यूमिनियम का एक अयस्क। ठीक है। क्रायोलाइट, बॉक्साइट, ठीक है, ये सब एल्यूमिनियम का अयस्क है। और क्या है? कोर्डम, ठीक है, और फेल्सपार, ये सभी हैं किसके अयस्क? एल्यूमिनियम के। अगला क्वेश्चन है, द्रवित ब्यूटेन और एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? अगर लिक्विड ब्यूटेन, लिक्विफाइड ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को हम लोग मिक्स करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसी को हम लोग एलपीजी कहते हैं, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? यह है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, सोरा यानी सॉल्ट पेपर जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? सॉल्ट पेपर या सोरा का रासायनिक नाम क्या है? क्या है सोरा का रासायनिक नाम? इसका रासायनिक नाम है पोटासियम नाइट्रेट। क्या है? पोटासियम नाइट्रेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विजडन ने किसे विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2020 में किसको नियुक्त किया गया है? और ये विजडन के द्वारा दिया गया है खिताब। तो कौन है वो है वेन स्टॉक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? कौन था? ये थे बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? अच्छा, पानीपत का 3 लड़ाई हुआ। पहला कब हुआ था? 1526। ठीक है, 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। फिर 1556, ठीक है, किसके बीच लड़ा गया? ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। उसके बाद तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1761 में। ठीक है, पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ और इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठा की इसमें हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर किस राज्य में खुला है? दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर तेलंगाना में खुला है। कहाँ खुला है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है? अगला सतर्कता आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? ये किया गया संजय कोठारी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? किसको किया गया? किस राज्य सरकार को? ये किया गया है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा राज्य सरकार को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग होता है?
क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन में। ठीक है, और ये जो रॉकेट ईंधन के रूप में हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन को जानते भी है। ठीक है, अगर आपसे रॉकेट ईंधन पूछा जाए तो क्या होगा? ये होगा लिक्विड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर दोनों दिया हुआ है तो इसको हम लोग दोनों लेंगे, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन दोनों, क्योंकि दोनों को यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन जो है ये जनरली जो आपका रॉकेट है उसमें यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण कितना होता है? चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति कोण कितना होता है? कितना होता है चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति कोण? ये होता है 0 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय साइक्लिस्ट का नाम बताइए जिसने 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट के कैरीन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बताओ उस साइक्लिस्ट का नाम क्या है? तो उस साइक्लिस्ट का नाम क्या है? यह है एसो एल्बेन। क्या नाम है? एसो एल्बेन। ये भारतीय साइक्लिस्ट है और इन्होंने 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट के कैरीन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सबसे ताकतवर संचार उपग्रह कौन, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया सबसे संचार उपग्रह कौन सा है जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया? बताओ कौन सा है वो है GSAT-30। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जल्दी बताओ, विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस, तो विश्व मानक दिवस यानी स्टैंडर्ड डे। ठीक है, ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये मानक दिवस किस चीज से हुआ? जितना भी स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया उसको लेकर जो भी एक दिवस के रूप में मनाया जाता है वो है आपका विश्व मानक दिवस, और ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम प्रज्ञा शुरू किया है? तो प्रज्ञा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा? ये असम सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा, तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है, ये आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, लिए बताओ क्या होगा आंसर? आंसर होगा पाकिस्तान और चीन। ठीक है, काराकोरम उच्च मार्ग जो है यह पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का परिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, बुद्ध का परिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था? कहाँ हुआ था बुद्ध का परिनिर्वाण? तो बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, और कुशीनगर किस राज्य की राजधानी है? यह मल्ल की राजधानी थी। ठीक है, आपके लिए अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगली बार आपको कुशीनगर अगर नहीं मिले तो आपको फिर भी आंसर करना होगा। ठीक है, क्योंकि याद रखना है कुशीनगर में इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण हुआ था, लेकिन ये मल्ल की राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धम्म शब्द के अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय है? धम्म शब्द से अशोक का क्या अभिप्राय है, ये बताओ। धम्म से क्या मतलब है? तो धम्म शब्द से अशोक का अभिप्राय जीवों के प्रति अहिंसा से था। ठीक है, किसी से था? जीवों के प्रति अहिंसा। अशोक ने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम रखा था धम्म, यानी अशोक धम्म इसको कहा जाता है। ठीक है, जो एक तरह से बोल सकते हो कि सारे धर्मों से थोड़ा थोड़ा चीज यहाँ पे लिया गया था। जिस तरह से अकबर ने शुरू किया था उसी तरह से सबसे पहले अशोक ने शुरू किया था। ठीक है, और इसमें जो जनरली देखा जाता था, आपको पता है जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद ये शुरू हुआ था। ठीक है, और इसमें अहिंसा को बहुत प्रमोट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को भारत में उपयुक्त स्थान देखकर किस जानवर को लाकर बसाने की अनुमति दी है? एक अच्छा सा जगह देखकर इस जानवर को यहाँ पे बसाया जा सकता है। वो कौन सा जानवर है? वो है अफ्रीकी चीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी प्रारंभ में? ये था 389। कितना था? 389। ठीक है, जिसमें से
292, अगर इसमें से हम लोग बात करें तो 292 जो है ये ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। 4 जो है वह चीफ कमिश्नरी से, ठीक है, 4 जो है वह चीफ कमिश्नरी से, और जो 93 हैं वो है टोटल देशी रियासतों से। तो टोटल आपका हो गया 389, ठीक है। और इसमें से एक हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधित्व ने संविधान सभा में शामिल नहीं होने का विचार किया था, ठीक है। यानी हैदराबाद से कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे, तो क्या होगा आंसर? तो अनुसूचित जनजातियों का सदस्य था 33, ठीक है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो यह है आपका माउंटबेटन योजना, ठीक है। माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 जून 1947, ठीक है, 1947 को आया था, और वायसराय माउंटबेटन के द्वारा भारत के विभाजन की जो नींव है वो यहाँ से चालू हो गई थी रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनाया था? यह बनाया था राजराज प्रथम ने, ठीक है। किस वंश का ये राजा है राजराज प्रथम? तो ये चोल वंश का राजा है, ठीक है। और राजराज प्रथम के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत प्रतापी राजा थे और इन्होंने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। लेकिन अगर पूछा जाए चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस राजा के काल में हुआ? तो ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के काल में, ठीक है। राजेंद्र चोल जो है, राजा चोल प्रथम, इनके काल में सर्वाधिक विस्तार हुआ था चोल वंश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, ठीक है। महमूद गजनवी, आपको पता है कि इसने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार। और इसका जो आक्रमण है वो लगभग 1000 या 1001 से ये आक्रमण चालू हुआ था इसका, और ये लगभग 1026-27 तक चला था, ठीक है। और इसकी मृत्यु 1030 में हुई थी। तो आपको ये 2-3 बातें हैं, इससे याद रखना है। और इसके द्वारा जो 1025 का है वह आक्रमण बहुत ही फेमस है, जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण इसने किया था गुजरात में, ठीक है, वो बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? 49वीं समांतर रेखा बहुत बार मैंने पढ़ा है, जल्दी बताओ। 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? यह है आपका कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब भी अगर आप भूल रहे हो तो गलत बात है, ठीक है। यह है 49th, ये भी याद रखना है। 49वीं समांतर रेखा कनाडा और यूएसए को विभाजित करती है। और यहीं पे एक और अगर मैं पूछूं 38वीं, बताओ 38वीं समांतर रेखा, तो 38वीं समांतर रेखा जो है यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन अलग करता है? यह है 38वां जो समांतर रेखा है वो, ठीक है। एक और मैं पूछता हूँ, हिंडनबर्ग रेखा, जल्दी बताओ, हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? पता है किसी को? तो हिंडनबर्ग रेखा जो है यह जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। किसको? जर्मनी और पोलैंड को। एक और बताता हूँ बस, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। मैगीनॉट रेखा, जल्दी बताओ, मैगीनॉट रेखा ये किन 2 देशों को अलग करती है? तो ये है जर्मनी और फ्रांस। कौन सा है? जर्मनी और फ्रांस। तो मैंने आज आपको 4 पढ़ाया है। पहला एक जो क्वेश्चन में आया 49th, ये है यूएसए और कनाडा, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया 38वीं, जल्दी से रिवाइज कर लो। 38वीं मैंने क्या बताया? साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया। इसके बाद मैंने बताया हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। इसके बाद मैंने बताया मैगीनॉट, ठीक है, यह है जर्मनी और फ्रांस। क्लियर है? ये सारे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? तो संविधान सभा की कार्यवाही में 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946, ठीक है। आपको पता है 9 दिसंबर को संविधान सभा का गठन हुआ, इस दिन टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, इसमें परमानेंट अध्यक्ष चुना गया, ये सच्चिदानंद सिन्हा 9 तारीख को, और 11 तारीख को परमानेंट किसको? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 13 तारीख को इसका अगला बैठक हुआ, और 13 तारीख के बैठक में क्या किया गया? संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये आपको ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है अरेंज करने के लिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। और महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सबसे पहले क्या कहा गया था? तो महात्मा, ये जो महात्मा टर्म है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? बहुत बार आपने पढ़ा होगा अर्धनंग फकीर, ये किसने कहा था? जल्दी बताओ। अर्धनंग फकीर, तो विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनंग फकीर कहा था। एक और आदमी है जिसने इनको अर्धनंग फकीर कहा था, वो है फ्रैंक मॉरिस। ठीक है, फ्रैंक मॉरिस ने भी अर्धनंग फकीर कहा था और विंस्टन चर्चिल ने भी इनको अर्धनंग फकीर कहा था। अगला क्वेश्चन क्या है, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से हुआ है। ठीक है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन के वुहान से। अब आपको बताना है कि चीन के किस प्रांत में ये वुहान स्थित है? किस प्रांत में है? यह हुबेई प्रांत में। कहाँ स्थित है? हुबेई प्रांत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल एवं नीला रंग मिलकर बनाता है। लाल और नीला रंग को अगर आप मिला दोगे तो कौन सा रंग बनकर तैयार हो जाएगा? लाल और नीला रंग मिलाने से मेजेंटा रंग बनता है। कौन सा बनता है? मेजेंटा रंग। ठीक है। अच्छा, हरा और लाल मिलाओगे तो क्या बनेगा? हरा, यानी ग्रीन। अगर आप मिलाओगे रेड के साथ तो आपको क्या मिलेगा? ग्रीन और रेड अगर मिला दोगे तो आपको येलो कलर मिलेगा। ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं मिलाता हूं पर बनता नहीं है। देखो, इसका एक फिक्स प्रपोर्शन होता है, आपको उस प्रपोर्शन में मिलाना है तभी आपका बनेगा। ठीक है, इक्वल अमाउंट में आप लोगे तो आपका दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है। उसी तरह से नीला और हरा अगर मिलाओगे तो ये काला रंग पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर के परिपथ में फ्यूज होता है। अच्छा, जो घर का सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का बात किया जा रहा है, उसमें फ्यूज होता है किस में? श्रेणी में या समांतर में? बस आपको ये बताना है, जल्दी बताओ किस में होता है घर का फ्यूज? तो घर का फ्यूज हमेशा श्रेणी में होता है। समांतर मतलब पैरेलल, श्रेणी मतलब सीरीज में। ठीक है। अगर फ्यूज को आप पैरेलल में जोड़ोगे तो कनेक्शन तो आपका लाइट तो चलता ही रहेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता रहेगा। अगर यहाँ पे आपने लगा दिया तो ये वाला वायर का कनेक्शन टूट जाएगा, ये इसमें तो फ्लो करता ही रह जाएगा। इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं? सीरीज में लगाते हैं इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी क्या है? यहाँ ऑर्थो मतलब जहां पे भी आए, आपका जो टर्म होगा वो होगा हड्डी। ठीक है, ऑर्थो मतलब हड्डी, तो समझ ही लेना। तो ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कुल्ले के जोड़ों का प्रत्यारोपण, रुधिर आदान। तो आपका जो ऑप्शन है वह सी सही होगा, कुल्ले के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ये ऑस्टियोप्लास्टी से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? जल्दी बताओ, कौन सा एक वृक्ष है जिसको पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? कौन सा वृक्ष है वो है यूकेलिप्टस का वृक्ष। ठीक है। यूकेलिप्टस का वृक्ष एक टाइम में अच्छा वृक्ष माना जाता था, लेकिन अब इसको पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यूकेलिप्टस का एक बहुत बड़ा जो डाउन साइड है वो है कि जहाँ पे ये लगाया जाता है, जिस जमीन पे ये लगाया जाता है, उस जमीन को ये बंजर बनाना चालू कर देता है। ठीक है। तो इस कारण से यूकेलिप्टस जो है वैसे जगहों पे जनरली अब लगाया जा रहा है जहाँ पे पानी की पहले से कमी है, जो बंजर भूमि पहले से है, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, वहाँ पे अभी अब यूकेलिप्टस को प्लांट किया जाता है। इसलिए इसको पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? आसान सा क्वेश्चन है, CO2 कितना है, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। 0.03%, 0.3%। 3% तो चलो कोई नहीं मारता है, तो आंसर आपका क्या होगा? 0.03%। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? 0.03%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? किसका था? ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कौन? अमीर खुसरो। ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? कोई मुझे बता सकते हो? जल्दी बताओ, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसप था। क्या था? अली गुरसप। ठीक है, अली और गुरसप। और अगर हम लोग अमीर खुसरो का बात करें तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया, मैंने सेट में भी आपको बताया। अमीर खुसरो का जन्म इटावा में हुआ था। ठीक है। और इसको उपनाम क्या दिया गया है? तूतिए हिंद, यानी भारत का तोता। ठीक है। और दो चीजों का इन्वेंशन का भी इनको श्रेय दिया जाता है, तबला और सितार का। ठीक है, ये तो हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है पीएम केयर्स फंड, अभी आप लोग ने शायद डोनेट किया है या नहीं किया है। देखो मेरा एक मानना है, मैंने सोचा था कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने नहीं बनाया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपका टाइम ले रहा हूँ। अभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपको पता है कि पीएम के द्वारा एक फंड बनाया गया जिसका नाम रखा गया पीएम केयर्स फंड। ठीक है, पीएम केयर्स फंड में आप जो भी डोनेट करना चाहते हो ये डोनेट कर सकते हो। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हर एक इंसान कुछ डोनेट करना चाहे ना, तो ये हमेशा देश के हित में होता है। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दो, किसी मंदिर को दे दो, किसी ट्रस्ट को दे दो, लेकिन इन सारे सिचुएशंस में आपको देना चाहिए अगर आपके पास अवेलेबल है और आप खुद से कुछ कर सकते हो। जैसे मान लो आपके आसपास कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास खाना नहीं जुट रहा है, तो आप उनको खिला देते हो, तो डोनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने अपना काम कर लिया। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो कम से कम मिनिमम, अगर अभी हर कोई यूज़ करते हो, अपना वॉलेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, कुछ भी हो, तो मिनिमम कुछ तो आपको डोनेट करना चाहिए। मिनिमम आप 1 रुपया भी डोनेट कर सकते हो। ठीक है, सबसे अच्छी बात है, अभी मैंने फोन पे देखा था, ठीक है, कुछ दिन पहले, कि आप कुछ भी डोनेट करो, फोन पे 10 रुपया आपके ऊपर डोनेट करेगा। अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है ये स्कीम पता नहीं, तो आप इस चीज़ का भी फायदा ले सकते हो। आप भी 10 रुपया करो, फोन पे भी 10 रुपया करेगा, यानी 20 रुपया तो कम से कम आपने डोनेट किया। ठीक है, तो ये एक अच्छा पहल है, आप लोग इसमें किया करो। ठीक है, अगर पूरे देश में अगर हर एक नागरिक भी 1-1 रुपया भी डोनेट करे, तो आपको पता है 130 करोड़ की आबादी है, तो हो जाएगा। तो आप जान रहे हो हर एक इंसान नहीं कर सकता है, तो अगर एक इंसान ने 100 रुपया किया तो वो तो 100 लोगों के बराबर हो गया ना। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बताना है, ये जो पीएम केयर्स फंड है, ये याद रखना क्या है, पीएम केयर्स फंड। और ये जो पीएम केयर्स फंड है, इसमें जितने भी पैसे एकत्र होंगे उसके लिए किस बैंक को नामित किया गया है उस पैसों को एकत्र करने के लिए, तो वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। त्रिरत्नों में कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, साम्यक आचरण, साम्यक श्रद्धा, साम्यक भक्ति और साम्यक ज्ञान। तो आपका सही आंसर है वो है साम्यक भक्ति। ठीक है, त्रिरत्न जो है उसमें साम्यक भक्ति को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, अच्छा त्रिरत्न ये किसका है, त्रिरत्न बौद्ध धर्म का है या जैन धर्म का है, तो त्रिरत्न ये जैन धर्म का है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या क्या है, यह है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है पेशावर किस शासक के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। पेशावर, पेशावर आपको बताना है किसके टाइम में प्रसिद्ध था, ये था कनिष्क के टाइम में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में जो पेशावर है वो बहुत ही बौद्ध का एक प्रसिद्ध केंद्र था। और कनिष्क जो कुषाण वंश का राजा हुआ, ये बहुत प्रतापी राजा था। और इनकी राजधानी कहाँ थी, इनकी राजधानी थी फिरोजपुर या पेशावर, जो आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। तो मोहम्मद तुगलक ने राजधानी जो है वह दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर किया था, लेकिन किस वर्ष किया था ये आपको बताना है। किस वर्ष किया था, ये क्या था 1327 ईस्वी में। ठीक है, 1327 ईस्वी में ट्रांसफर किया गया था दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित किया गया और इसका नाम रखा गया था दौलताबाद। ये आपको याद रखना है, दौलताबाद जो है इसका पहले नाम क्या था, देवगिरी, और बाद में इसका नाम दौलताबाद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में मालगुजारी के हिसाब किताब पटवारी देखता था। ठीक है, मालगुजारी का हिसाब किताब कौन देखता था, पटवारी। राजकीय आय व्यय की वसूली का कार्य निम्नलिखित में से कौन देखता था। क्लियर है, एक क्वेश्चन में दिया गया है, दूसरा आपसे पूछा गया है। तो मालगुजारी का हिसाब किताब पटवारी देखता था, लेकिन राजकीय आय व्यय की वसूली का कार्य कौन देखता था, कौन देखता था सल्तनत काल में, तो ये देखा जाता था दीवान ए वजारत के द्वारा। कहाँ गया दीवान ए वजारत, ऑप्शन डी आपका है। ठीक है, दीवान ए वजारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भक्त या संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच किस भक्ति संत को एक तरह का ब्रिज माना जाता है, कौन है वो है रामानुज। ठीक है, कौन है, रामानुज। रामानुज संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के जो ब्रिज है या सेतु है उसके रूप में देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शाहजहां की मां एक राजपूत थी, वह किस राज से संबंधित थी। शाहजहां की मां एक राजपूत थी और वह मारवाड़ राज से संबंधित थी। मेवाड़ और मारवाड़ में कंफ्यूज मत करना, ये मारवाड़।
ठीक है। और इनके माँ का नाम क्या था? इनके माँ का नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? चोलों का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? यह है परांतक प्रथम। कौन है? परांतक प्रथम दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि के प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव कान पर 1/10 सेकेंड रहता है। कितना रहता है? 1/10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा में आयोजित 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम राज्य है या था? 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में थीम राज्य कौन रहा? कौन रहा? ये रहा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? हरगोविंद खुराना को आनुवांशिक कोड, जेनेटिकल कोड के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में फैशन शो का आयोजन कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन सा वो देश है? वो देश है नेपाल, जिसने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस का भार न्यूक्लियनों यानी प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के भार के बराबर होता है, कम होता है? आपको ये बताना है क्या रिलेशन है। अगर आप न्यूक्लियनों को देखो यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर देखो तो इसका भार और न्यूक्लियस का भार में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो क्या होता है? इसके भार से कुछ कम होता है। क्या होता है? इससे कुछ कम होता है इसका भार। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक एएमयू द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? एक एएमयू द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है, ये आपको बताना है। कितने ऊर्जा के तुल्य होता है? ये ऑलमोस्ट 931 ME वोल्ट, यानी 931 क्या हो गया? मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट के बराबर होता है एक एएमयू। एएमयू क्या हो गया? ये हो गया आपका एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कैवेंडिश के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ, आपका आंसर आपके पास रहेगा। जल्दी से बताओ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? ये होता है आपका, देखो H2O हम लोग लिखते हैं ना, H2O। H2O का मतलब क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब हो गया 2:1। ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बस मैंने बोला थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्लियर है। अगर भार की दृष्टि से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूछा जाता तो अनुपात क्या होता है? यहाँ पे ध्यान रखना है, आपसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आयतन की दृष्टि से। तो आयतन आपने देख लिया कौन कितना है। तो अगर भार की दृष्टि से पूछा जाएगा तो आंसर अलग होगा। आंसर होता है 1:8। ठीक है। क्या होता है? 1:8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8, ये है भार। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, आर्थर वॉकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आर्थर वॉकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यह है बिलियर्ड्स। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का आंसर हुआ होगा गोल्फ। अब देखो, आप जो गोल्फ जान रहे हो वो है वॉकर कप। ठीक है, वो है वॉकर कप, वो संबंधित है गोल्फ से, लेकिन आर्थर वॉकर ट्रॉफी ये संबंधित है बिलियर्ड्स से। अच्छे से इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? जल्दी बताओ, वेब एलिस ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? ये दिया जाता है रग्बी में। किसमें दिया जाता है? रग्बी में। क्या दिया जाता है? वेब एलिस ट्रॉफी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है? फ्रंट लाइन पत्रिका किसका प्रकाशन है? ये किस समूह का? यह है द हिंदू का। ठीक है, हिंदू का प्रकाशन है ये फ्रंट लाइन पत्रिका। अच्छा, द हिंदू का अगर मैं प्रकाशन स्थल पूछूं तो क्या होगा? द हिंदू का प्रकाशन स्थल कहाँ है? बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो ये है चेन्नई। याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर करते हैं दिल्ली, लेकिन आंसर होगा चेन्नई। ठीक है, इस गलती से आपको अब बचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? इन चारों में से आपको बताना है
कि 1857 की क्रांति में सबसे कमजोर कड़ी एक कौन सा सामने आया, तो कौन सा है इस विरोध का, 1857 के विरोध का सबसे कमजोर कड़ी जो है वह है बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये मुगल वंश का शासक था और सबसे वीक जो परफॉर्मेंस दिया वो इन्होंने ही दिया था अंग्रेजों से लड़ने के टाइम में। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किस वायसराय के कार्यकाल की घटनाएं हैं? अब बताओ किस वायसराय के कार्यकाल में ये सब हुआ था? किस वायसराय के? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ये सब हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के काल में। अच्छा, चौरी चौरा कांड का अगर मैं बात करूं कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया। स्वराज पार्टी की स्थापना का अगर मैं बात करूं तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। डेट का अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन, भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन ये 1921 में हुआ था। तो ये सभी जो है यह किसके काल में हुआ था? ये लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। चलो देखो पहले क्या है, पहले आपको दिख रहा है कुछ पुस्तक और दूसरे में उनके रचयिता यानी लेखक। जल्दी से मैच करो, बताओ। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया विंस फ्रीडम, हिंद स्वराज, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये सारे आपको मैच करने हैं। तो इंडिया डिवाइडेड किसका पुस्तक है? यह है राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक। कहाँ है राजेंद्र प्रसाद? यह है ऑप्शन बी में। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम ये किसका पुस्तक है? यह मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। कहाँ है मौलाना अबुल कलाम आजाद? एक ऑप्शन में है। ठीक है, दूसरा आपका हो गया। तीसरा आपका है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसका बुक है? हिंद स्वराज बुक है आपका किसका? महात्मा गांधी का। कहाँ है महात्मा गांधी? ऑप्शन 4 में। उसके बाद द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है? 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, यानी ये दोनों तो खत्म हो गया। 3 का 4 है, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर है, आपको मिलान करना है। कांग्रेस का अधिवेशन है और अध्यक्ष है, बताओ जल्दी से पढ़ो। लखनऊ 1916, बेलगांव 1924, हरिपुरा 1938, मेरठ 1946। बताओ किसने अध्यक्षता की थी? तो आपको पता है बेलगांव और हरिपुरा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो आप जान ही रहोगे। ठीक है, तो बेलगांव अधिवेशन का महात्मा गांधी ने किया था, हरिपुरा का किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। यानी बी का 2 और सी का 3, बी का 2 और सी का 3, आपका डी ऑप्शन जो है वह नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, लखनऊ जो 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, और मेरठ जो 1946 में हुआ था इसका आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? यह किसने कहा था? किसने कहा था? यह कहा था केसी वेयर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यशवंत सिन्हा की आत्मकथा डैश का विमोचन किया। तो यशवंत सिन्हा की आत्मकथा का नाम आपको बताना है जिसका विमोचन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया था। क्या नाम है उसका? उसका नाम है रिलेंटलेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुच्छल तारे परिक्रमा करते हैं। पुच्छल तारे किसका परिक्रमा करते हैं? तो पुच्छल तारे सौर मंडल की परिक्रमा करते हैं। किसकी? तो सौर मंडल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। फिर से आपको 2 चीजें दी हुई है, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर और एपीकल्चर। अब आपको बताना है कौन सा कल्चर किससे संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है। ठीक है, फूलों की कृषि से। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से संबंधित है। और सॉरी सेरिकल्चर था ना, सेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो यह सब्जियों के कृषि से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? ए का 3 है और बी का 1 है। ए का 3, बी का 1, ये दोनों खत्म हो गया। उसके बाद सी का डी है, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशयों का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? कौन कौन सा? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। इन सभी जलाशयों का निर्माण कहाँ किया गया है? तो चंबल नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताओ, कौन है वर्तमान अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं विक्रमजीत सेन। कौन है? विक्रमजीत सेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉडजोल क्या है? पॉडजोल क्या है? क्या है पॉडजोल? पॉडजोल कौनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली एक तरह की मिट्टी है। ठीक है। आपका अलास्का, कनाडा, ये सब एरिया जो है यहाँ पे आपको ये पॉडजोल सॉइल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने भारत के पहले सरकारी कचरे से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र को कहाँ स्थापित किया है? कचरे से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, इसका स्थापना कहाँ किया गया है? इसको स्थापित किया गया है भुवनेश्वर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वह कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह है स्पुतनिक, इसको कक्षा में भेजा गया था और ये सोवियत यूनियन के द्वारा, ठीक है, यानी रूस के द्वारा भेजा गया था 1957 में। अगला क्वेश्चन है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ियों से एक टीम बनती है? बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2022 तक भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित है? यानी कौन सा मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन है जो 2022 तक पानी के नीचे मेट्रो स्थापित कर लेगी? वो कौन सा मेट्रो है? वह मेट्रो है आपका कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है? न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से? यानी वो केसेस जो डायरेक्ट उस न्यायालय में आएंगे उसको हम लोग न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 63। ठीक है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद है 52, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद है 63 और प्रधानमंत्री का अनुच्छेद है 74। कुछ रिलेशन नजर आ रहा है? 2, 3, 4। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर सब में से मिलाकर देखें तो प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? जल्दी बताओ। 2020 के गणतंत्र दिवस का झांकी का पुरस्कार मिला था इस बार असम को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है एक। ओलंपस टर्म जो है, ओलंपस शब्द जो है, यह किस चीज से रिलेटेड है? तो ओलंपस एक पर्वत का नाम है। किसका नाम है? पर्वत का। ठीक है। और कहाँ के पर्वत का नाम है ओलंपस? ओलंपस मार्स पे पर्वत है। कहाँ है? मार्स पे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है। नैनो तकनीक किस चीज का तकनीक है? नैनो तकनीक अत्यंत सूक्ष्म अणुओं के अध्ययन का विज्ञान है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा लघुकरण का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? तो गुज्जर राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में गुज्जर जो जात के लोग हैं वो पाए जाते हैं। मीना आपका हो गया, मीना भी आपसे पूछा जाता है, मीना कहाँ पाया जाता है? ये भी राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। तो कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस क्या है? क्या है कंप्यूटर में डॉस? तो कंप्यूटर में डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो ये एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है। इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एल्बम ने सर्वश्रेष्ठ फोक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? सर्वश्रेष्ठ फोक एल्बम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया पैटी ग्रिफिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? मृग तृष्णा यानी मिराज,
मिराज बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र रक्षण स्थिति सीमा रेखा के समीपस्थ होती है? यानी इन सब में से एक ऐसा टर्म बताना है जो फील्डिंग किया जाता है वह सीमा यानी बाउंड्री के आसपास जो फील्डिंग किया जाता है उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है। कौन सा टर्म है वो है थर्ड मैन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती। किन जमाओं पर व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है? कौन सा है वो है चालू जमा खाते पर। ठीक है। जो करंट अकाउंट होता है आपका सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट में जो भी आप पैसे रखते हो उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक के द्वारा। लेकिन करंट अकाउंट ये जनरली बिजनेसमैन लोग रखते हैं। ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, आप कितना भी ट्रांजेक्शन कर लो, कितना भी बार करो, कोई आप रिकॉर्ड नहीं होता है उसका। ठीक है। कोई उसका लिमिट भी नहीं होता है और इसमें बैंक आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देती है, चाहे अरबों रुपए हो या 2 रुपए हो। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? प्रकाश विद्युतीय प्रभाव ये खोजा गया था एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता यानी श्रिलनेस किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की श्रिलनेस किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? ये करती है उसकी आवृत्ति पर निर्भर यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, सिखों की पवित्र पुस्तक है। सिखों के पवित्र पुस्तक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र पुस्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई है। डेसिबल इकाई है किस चीज का? यह भी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। ध्वनि तीव्रता का इकाई है डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? इन सब में से प्राथमिक रंग कौन सा है? यह भी आसान सा क्वेश्चन है। लाल, हरा और नीला को हम लोग प्राथमिक रंग बोलते हैं। लाल, हरा और नीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य था किनका? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शब्द क्लोनिंग संबंधित है। क्लोनिंग शब्द किससे संबंधित है? जल्दी बताओ। क्लोनिंग शब्द संबंधित है अनुवांशिकी से। ठीक है। क्लोनिंग से हम लोग तैयार करते हैं दूसरा सेम प्रजाति का चीज जो है। ठीक है। और विश्व का प्रथम जो क्लोन था वो था डॉली भेड़। ये भी आपसे पूछा जाता है, आपको याद भी होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का द्वार कहा जाता है? जल्दी बताओ। मक्का द्वार किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सूरत को। ठीक है। सूरत ये मुगल काल का बंदरगाह था और यहाँ से मक्का का जो यात्रा है उसका भी आरंभ होता था, इसलिए सूरत को मक्का द्वार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? क्यों की गई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी नियुक्ति की गई थी, इसके बारे में जांच करने के लिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 तो बच्चे बच्चे को पता है। डेट बताओ जल्दी से, कौन सा डेट है वो डेट है 13 अप्रैल। ठीक है, ये याद रखना। और इसमें जो एक शख्स था जिसने जनरल डायर का सहयोग किया था, क्या नाम उसका पता है आप लोगों को? जो ये हत्याकांड था तो उनका नाम था हंसराज। क्या नाम था? हंसराज। हंसराज नाम का एक भारतीय शख्स था जिसने जनरल डायर का सहयोग किया था इस नरसंहार में। ठीक है। और इसके बाद एक जो आयोग है हंटर आयोग, उसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार लूटा था? तो प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार किसके द्वारा लूटा गया था? ये लूटा गया था सूर्यसेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो जो भी 4 ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे ज्वालामुखी उद्गार आपको देखने को नहीं मिलेगा? तो यह है बाल्टिक सागर क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? कौन सा देश है वो देश है इजराइल, जहां सभी के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? क्या क्या है आपका? बिछुआ हरियाणा, तमाशा जो है वो है महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल। कौन सा आपका गलत तरीके से मैच किया हुआ है? तो आपका जो बिछुआ है हरियाणा ये गलत तरीके से मैच किया गया है। बिछुआ जो है ये आपके असम का है। कहाँ का है? असम का। ठीक है। तमाशा महाराष्ट्र सही है, कजरी उत्तर प्रदेश सही है, बाउल पश्चिम बंगाल सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिछुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसतन ऊंचाई कितना है?
तिब्बत का पठार जो है यह ऑन एन एवरेज 3 किलोमीटर से लेकर 4.5 किलोमीटर तक 4.5 किलोमीटर तक, ये अगर आप पूरा देखोगे तो ये लगभग है। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बोलेंगे तो 4 किलोमीटर के आसपास आएगा। ठीक है, तो 4 किलोमीटर इसका जो औसतन समुद्री तल से ऊंचाई है वो होगा। क्लियर है? तो ओके गाइस, आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।